और वो ब्लड जो है आर्टीरियल वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है दैट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब जितने भी रीजंस हैं जो आर्टीरियल वॉल के साथ एंडोथेलियल डिसफंक्शन कराएंगे या आर्टीरियल वॉल को डिस्टर्ब करेंगे या आर्टीरियल वॉल की कंप्लायंस खराब करेंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो ब्लड प्रेशर को रेज कर देंगी। ये एक नॉर्मल सा जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि बीपी रेज कैसे होता है। ठीक है, कि जो ब्लड निकलता है हार्ट के अंदर से और आर्टरीज के अंदर आता है और वही ब्लड एक प्रेशर अप्लाई करता है आर्टीरियल वॉल के ऊपर, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब मैंने उसके ऊपर तो हाईलाइट किया हुआ था सारा, अब यहाँ पर मैं अपना पॉइंटर लेकर तो अंडरलाइन करती जाती हूँ, दैट इज थोड़ा स्लो, लेकिन उसके साथ आप लोग आज कोप अप कर लो, फिर इंशाल्लाह कल से जो है हम करेंगे बाकी। ब्लड प्रेशर वाली बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, कि बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है। नाउ द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन कैसे होता है? वेट अ मिनट। The diagnosis of hypertension is therefore made when systolic and diastolic values rise above a specific threshold. ठीक है, अब हमें नॉर्मल वैल्यूज का पता है, इस वैल्यू से इन नॉर्मल वैल्यूज से जब भी वैल्यूज राइज कर जाएंगी हम उसको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमने हाइपरटेंशन कभी भी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर लेबल नहीं करनी होती है। कभी भी हम एक सिंगल रीडिंग ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं बीपी, और हम उस पर अगर रेज आ रहा है 140/100 आ रहा है या 140/90 आ रहा है तो हम उस पर लेबल नहीं कर देते पेशेंट को कि ये पेशेंट को हाइपरटेंशन है। फिर व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन? जो रिस्क फैक्टर्स हम पीछे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए पढ़ते आए हैं ना, वही रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं, हाइपरटेंशन के रिस्क को ज्यादा कर रहे होते हैं। उसके अंदर क्या आता है? द कार्डियोवास्कुलर रिस्क एसोसिएटेड विद, ये लास्ट पे लिखा हुआ है, the cardiovascular risk associated with high BP depends upon the factors in an individual, एज, जेंडर, वेट, फिजिकल एक्टिविटी, जो चीजें हम वहीं पर पढ़ के आए हैं ना। हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही ना, अब वो दोबारा से अपना भी एक दफा इंटरनेट कनेक्शन देख ले। रिस्क फैक्टर्स क्या आते हैं? एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है आर्टीरियल वॉल स्टिफ होती जाती हैं। ठीक है, और वेट, ओबेसिटी जो है वो इंक्रीज करती है एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को, तो उससे भी आर्टीरियल वॉल प्लैक्स बनते हैं, आर्टीरियल वॉल रिजिड होती है, ल्यूमेन नैरो हो जाता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमियाज, टाइप 2 डायबिटीज, मेलाइटस, ये सारी चीजें जो हैं ये हाइपरटेंशन के रिस्क, हाइपरटेंशन को ज्यादा करती हैं। हाइपरटेंशन का एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन के अंदर जो ग्रेड्स बताए हैं उन्होंने, हाइपरटेंशन का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एंड देन यहाँ पर एक चीज मेंशन है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के नाम से। ये जो दो चीजें हैं ना, ये आप लोगों ने करनी है याद। बेसिकली इसको याद करने का तरीका क्या है? ग्रेड 1, 2, 3 को याद करने का तरीका ये है कि आपने 10 जो है डिग्री वो बढ़ाते जाना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाते जाना है 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, जब 140 से और 140 टू 159 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा और 90 टू 99 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, दैट विल बी ग्रेड 1। ठीक है, और ग्रेड 2 160 टू 179। सिस्टोलिक में आपने 20 रेज करते जाने हैं। ठीक है, और डायस्टोलिक में आपने 10 रेज करने हैं। ग्रेड 1 के अंदर 140 टू 159 और उधर 90 टू 99 10 का रेज कर दिया आपने। ग्रेड 2 के अंदर जो मॉडरेट हाइपरटेंशन है वो 160 टू 179, यहाँ पे 20 रेज हो गया, और 100 टू 109 वहां पे 10 रेज हो गया। ग्रेड 3 इज मोर देन 180 और डायस्टोलिक का मोर देन 110 जो है वो ग्रेड 3 आ जाता है। सिस्टोलिक का मतलब ये है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक का, कि उसमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 90 ही रहेगा। तो ग्रेड 1 में 140 टू 159 और ग्रेड 2 में 160 से ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज याद रखने वाली ये है कि जितनी हाइपरटेंशन की देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज, लेकिन जो 95% ये एमसीक्यू है
कि 95% जो कॉज होती है दैट इज आइडियोपैथिक या इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसकी कोई कॉज नहीं होती है, नो स्पेसिफिक अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, ये 95% ऑफ द केसेस में ऐसे होता है। In more than 95% of the cases, however, no specific underlying cause of hypertension can be found. ठीक है, तो एमसीक्यू बेसिकली ये आता है कि कितने परसेंट सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। तो 5% ऑफ द टाइम जो है ना पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब कि कोई ना कोई कॉज होगी, और 95% देयर विल बी नो कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हाइपरटेंशन करा सकती हैं, क्या क्या कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं? renal dysfunction, peripheral resistance, vessel tone, endothelial dysfunction, autonomic tone, insulin resistance and neurohumoral factors. इसमें जो एक चीज सबसे ज्यादा पैथोफिजियोलॉजी में याद करने वाली है ना, जिसके ऊपर सारी कॉम्प्लिकेशंस हाइपरटेंशन की बेस करती हैं, दैट इज, आपको पता होगा एक फॉर्मूला हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला कहीं लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये हम पढ़ते आए हैं, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय SVR। ठीक है, तो अब हमारा जो हाइपरटेंशन में रोल है ना सबसे ज्यादा, वो है सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस का। जब भी प्रेशर ज्यादा होता है ना एक वेसल वॉल के अंदर, तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो रेज कर जाती है। ठीक है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कैसे रेज करेगी? जितने भी हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिए हैं ना हाइपरटेंशन के, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स पढ़े? एंडोथेलियल डिसफंक्शन, अथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग। इनमें से कुछ कॉजेज ऐसी हैं, जैसे अगर रीनल डिसफंक्शन है तो रीनल डिसफंक्शन क्या करेगा? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस रेज हो जाएगी, तो बीपी रेज कर जाएगा। ठीक है, और आपने एक पैथोलॉजी में भी 2-3 चीजें पढ़ी होंगी, हेलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं जिससे आर्टीरियल वॉल जो है वो थिकन हो जाती है और उसका ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं रिजिड वास्कुलर वॉल को, उस वेसल वॉल को रिजिड करा देती हैं, उसका ल्यूमेन नैरो करा देती हैं। और थर्ड आती है अथेरोस्क्लेरोसिस, वो भी ल्यूमेन प्लैक की डिपोजिशन करा के फैट्स की डिपोजिशन कराती है और ल्यूमेन को नैरो करा देती है। एट द एंड जब ल्यूमेन नैरो हो जाता है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस रेज हो जाती है, एंड सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही SVR रेज करेगा, BP भी रेज करेगा। तो बेसिकली जो हाइपरटेंशन के पीछे एक पैथोजेनेसिस होती है ना, वो ये पैथोजेनेसिस है कि क्यों ब्लड प्रेशर रेज कर रहा है। उसके बाद हाइपरटेंशन के क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? हाइपरटेंशन के क्लिनिकल फीचर्स, हाइपरटेंशन इज एसिम्प्टोमेटिक। नॉर्मली हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर सिम्टम आ रहा है तो हम वो किसी कॉज की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, समटाइम्स जब डायग्नोज नहीं होती है हाइपरटेंशन, तब हमें किसी को भी नहीं पता होता है कि इसका बीपी रेज है। समटाइम्स पेशेंट हेडेक की कंप्लेन करते हैं कि हाँ सर में दर्द हो रही है, ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है। ठीक है, और फटीग, टायर्डनेस, इसके अलावा कोई और सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हाइपरटेंशन के। लेकिन अगर अंडरलाइन कोई कॉज है हाइपरटेंशन की, देन देयर विल बी लॉट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो हम यही बात करते हैं सबसे पहले कि हाइपरटेंशन इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक अंटिल द डायग्नोसिस इज मेड एट अ रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, और दूसरी बात वो ये करते हैं कि अगर तो पेशेंट की एज 40+ हो जाती है तो इट इज एडवाइजेबल टू रिकॉर्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर एट सर्टेन इंटरवल्स। ठीक है, सर्टेन इंटरवल्स पे आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं। अब जो इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप एक हाइपरटेंसिव पेशेंट की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको क्या साइंस और सिम्टम्स मिल सकते हैं उस पेशेंट के अंदर। तो जो हाइपरटेंशन की, एक तो हमने पढ़ा है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन है जिसकी कोई कॉज नहीं है, जिसको हमने एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा है। एंड व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन?
दीज आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये आपसे वाइवा में भी सुनी जाती है अगर हाइपरटेंशन, क्योंकि ऑलमोस्ट मेडिसिन के वार्ड में जितने भी पेशेंट्स होंगे ना, उनको एक जो डिजीज होगी दैट इज हाइपरटेंशन, एक साइड डिजीज होगी, उनके मेन डायग्नोसिस के साथ साथ हाइपरटेंशन भी निकलती है। ऑलमोस्ट एवरी अदर पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है, तो इस पे तो मोस्टली वाइवा चलता है आपका। तो ये एक तो एमसीक्यू में भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो दैट इज रीनल कॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो वाइवा भी होता है, एमसीक्यू भी आ जाता है इसके ऊपर यूक्यू आ सकता है कि कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती हैं। तो इसके अंदर अल्कोहल, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी एंड रीनल डिजीजेस में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ये आ जाता है। देन एंडोक्राइन डिजीजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन डिजीज में कुशिंग सिंड्रोम एंड कोन सिंड्रोम, जिसे प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं, और हाइपर पैराथायराइडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा जिसके अंदर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन बहुत मलिग्नेंट फॉर्म में रिलीज हो रही होती हैं। इसके अलावा कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, कुछ ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन कराते हैं। तो ये सारी कॉजेज आपने याद करनी है। अब जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, जब तक आपके माइंड में ये सारी कॉजेज नहीं होंगी ना, तो आप उसकी पेशेंट की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलेगा कि आपने एक हाइपरटेंशन के पेशेंट में क्या क्या देखना है। तो अब हम उसकी बात करते हैं कि जब आपने एक हाइपरटेंसिव पेशेंट की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है तो आपने क्या क्या देखना होता है। तो अब क्लिनिकल फीचर्स पे हमने एक बात कर ली कि जब आइडियोपैथिक कॉज है तो कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता, मोस्टली ये सिम्टोमेटिक होती है। आपको क्या सिम्टम आएगा, साइन मिलेगा आपको रेज्ड बीपी का, इसके अलावा और कोई साइन नहीं मिलेगा आपको। तो जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम पेशेंट की, तो हमने ये चीजें देखनी है। अगर कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है तो हमें रेडियो फेमरल डिले मिलेगा। ये क्वेश्चन है पूरा 5 मार्क्स का, ऐसे बनता होता है कि कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के पेशेंट में आपको रेडियो फेमरल डिले मिलेगा, ये देखना है आपने। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के ऊपर आपको पैल्पेबल किडनीज मिलेंगी, एनलार्ज्ड किडनी होगी। बायमैनुअल पैल्पेट करोगे बायमैनुअली तो आपको एनलार्ज्ड किडनीज मिलेंगी। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के केस में अब्डोमिनल ब्रूई मिलेगी, रीनल आर्टरी ब्रूई मिलेगी आपको। और कुशिंग सिंड्रोम के केस में आपको मून लाइक फेसेस, कुशिंगॉइड फेसेस, बफेलो हम्प, सेंट्रल ओबेसिटी मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा एग्जामिनेशन में आपको सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, जब ज़ेंथलीज़मास जो आई के अराउंड डेपोजिशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की, वो मिल सकता है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपने एक पेशेंट के अंदर देखनी है। सबसे पहले कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के पेशेंट में रेडियो फेमरल डिले मिलेगा आपको, और इनलार्ज किडनीज मिल सकती हैं, रीनल ब्रूई मिल सकती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के केस में, कुशिंग सिंड्रोम के केस में कुशिंगॉइड फेशियस मिल सकते हैं, मून लाइक फेसेस होंगे, सेंट्रल ओबेसिटी मिल सकती है, हाइपरलिपिडीमिया के साइंस और सिम्टम्स मिल सकते हैं। फिर आती है बात इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। अब हमने बात कर ली जो मेन पैथोजेनेसिस की बात की थी, ये सुनने वाली बात है, ये हमारी बुक में नहीं लिखी हुई है। अगर किसी ने नोट डाउन करना है कहीं पे तो वो लिख सकता है, लेकिन इसको समझना है जो मैं बताने लगी हूँ। जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस हमने बात की ना, इंक्रीज होती है। तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जब बॉडी में इंक्रीज है ना, तो हार्ट के ऊपर जो आफ्टर लोड है ना, हार्ट का जो आफ्टर लोड है वो भी इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर लोड होता क्या है? आफ्टर लोड इज द प्रेशर, एक वो प्रेशर है जो कि वेंट्रिकल मसल अप्लाई करते हैं या वेंट्रिकल मसल जनरेट करते हैं टू ओवरकम द प्रेशर इन द एओर्टा। अब हमने एक बात अपने माइंड में रख लो कि सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी में जितनी भी आर्टरीज, जितनी भी वेसल्स हैं, उनके अंदर उनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई है, रेज्ड है सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, उनके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ है। तो एओर्टा के अंदर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड वो प्रेशर है जो कि हार्ट के चैम्बर्स ने या वेंट्रिकल्स ने जनरेट करना है टू ओवरकम द प्रेशर इन द एओर्टा, ताकि वो ब्लड को पंप आउट कर सके इन द आर्टरीज। तो जब एओर्टा में ऑलरेडी सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आफ्टर लोड भी ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है कि आफ्टर लोड क्यों ज्यादा हो रहा है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में।
अगर आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट है ना कि आफ्टर लोड होता क्या है, बेसिकली आफ्टर लोड ये है कि जो प्रेशर हार्ट के मसल्स जनरेट कर रहे हैं टू ओवरकम द प्रेशर इन द एओर्टा, दैट इज आफ्टर लोड। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसी पे पीछे हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है ना, उसी के ऊपर सारी कॉम्प्लिकेशंस बेस कर रही हैं। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशंस बेस कर रही हैं? जब हार्ट का आफ्टर लोड ज्यादा है तो वेंट्रिकुलर चैम्बर्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। जब वेंट्रिकुलर चैम्बर ज्यादा काम कर रहे हैं, बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल जिसने पंप आउट करना है एओर्टा के अंदर ब्लड, वो जब ज्यादा काम करेगा, यस, पल्मोनरी बैक प्रेशर ज्यादा होगा तो पल्मोनरी एडीमा। तो ये आपने पीछे जितनी चीजें होंगी ना, वो आपने इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं सारी की सारी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। सबसे पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, ये देखो अब मैं यहाँ से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। Other signs may be observed that are due to complication of hypertension. These include signs of left ventricular hypertrophy. जब एक ventricular chamber को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उसकी hypertrophy होगी। जब hypertrophy होगी तो उसमें पीछे बैक प्रेशर पड़ेगा तो pulmonary edema के चांसेस हैं। ठीक है, pulmonary edema के चांसेस हैं तो हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और accentuation of aortic component of the second heart sound. जब प्रेशर ओवरलोड है, ठीक है, जब हार्ट प्रेशर ओवरलोड में है तो एओर्टिक कंपोनेंट, जो एओर्टा से ब्लड पंप आउट होना है, तो ऑब्वियसली जो एओर्टिक कंपोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड है वो भी आपको एनहांस होके मिलेगा, एनहांस हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, और फोर्थ हार्ट साउंड क्यों आता है? अब कंप्लायंस कम हो गई है ना, हाइपरट्रॉफी हो गई या हार्ट की वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई हुई है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू, यस, स्टिफनेस हो जाती है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपने कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखनी है। एक पूरा फ्लो चार्ट बना लेना है कि आफ्टर लोड ज्यादा हुआ, पीछे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से एओर्टिक कंपोनेंट एनहांस हो गया और फोर्थ हार्ट साउंड भी आना शुरू हो गया। ये बात याद रखनी है कि हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड आते हैं वेल्स के क्लोजर पे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि थर्ड हार्ट साउंड कब आता है और फोर्थ हार्ट साउंड कब आता है। ठीक है, यस। S3 आता है ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड। जब भी पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड में होगा या पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा पेशेंट को, तो S3 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड अनीमिया के पेशेंट्स में फ्लूइड ओवरलोड होता है, ठीक है, उन पेशेंट्स में आता है। प्रेगनेंसी में फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है तो रीगर्जिटेशन, जितनी भी वेल्वुलर कंडीशन में रीगर्जिटेशन होती है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, माइट्रल रीगर्जिटेशन, तो इन केसेस में भी फ्लूइड ओवरलोड होता है तो S3 आना शुरू हो जाता है। लेकिन S4 तब आता है जब प्रेशर ओवरलोड होता है, जब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, जब हाइपरटेंशन होती है, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, जब एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, जब माइट्रल स्टेनोसिस होता है। इन सारे केसेस में S4 आता है, कंप्लायंस कम हो जाती है हार्ट की। ठीक है, तो ये S4 और S3 को वॉल्यूम ओवरलोड और प्रेशर ओवरलोड से याद रखोगे ना, तो इसका कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा कि S3 वॉल्यूम ओवरलोड, S4 प्रेशर ओवरलोड। और जब भी वेंट्रिकल्स स्टिफ हो जाते हैं, उनकी कंप्लायंस कम हो जाती है हाइपरट्रॉफी की वजह से, तो वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस याद रखनी है। ऑब्वियसली अभी 2-3 कॉम्प्लिकेशंस तो ऐसी हैं जो हमें पता है, रेटिनोपैथी, इंसेफलोपैथी एंड नेफ्रोपैथी, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के ग्रेड्स हैं, ये नहीं आते हमारे लिए, अब इम्पोर्टेंट नहीं है ना, एमसीक्यू में कभी आए हैं हमें आप, लेकिन आप लोग लाजमी एक दफा देख लेना कि ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 3 में क्या होता है, ग्रेड 4 में क्या होता है। ये हमारे आई में ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। चलो फिर भी हम एक दफा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जब आर्टीरियोलर थिकनिंग होना शुरू होती है, स्टिफनेस होना शुरू होती है, जिसको हम सिल्वर वायरिंग कहते हैं, जो कि हमें नजर आती है। ग्रेड 2 के अंदर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेन्स, जहां पर आर्टरीज क्रॉस कर रही होती हैं वेन्स को, वहां पर कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है ग्रेड 1 के साथ साथ। कॉटन वूल एक्सुडेट्स, हेमरेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, और ग्रेड 3 में पेपिलिडीमा आ जाता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको एससीक्यू में नहीं आएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करनी है आपने। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन तो हम मेजरमेंट ऑफ बीपी करते हैं उसका। ठीक है, उसका डायग्नोसिस करना है हमने ब्लड हाइपरटेंशन का, तो हमें ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग्स चाहिए। 2 रिकॉर्डिंग्स लेनी होती हैं हमने। ठीक है, और 5 मिनट्स अपार्ट हम ये रिकॉर्डिंग्स लेते हैं। ठीक है,
सिटिंग पोजीशन में हमने ये रिकॉर्डिंग लेनी होती है और पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर आपको 120 से ज्यादा बीपी मिलेगा और वहां 80 से ज्यादा रेज ब्लड प्रेशर मिलेगा तो तब आपने पेशेंट को हाइपरटेंसिव लेबल करना है, ठीक है। और इन सम बुक्स देयर आर कि अगर 140 से ज्यादा है या 80 से नीचे डायस्टोलिक ज्यादा है तो तब आपने लेबल करना है, लेकिन 2 रिकॉर्डिंग्स पे आपने ये लेबल करना होता है। सिंगल रिकॉर्डिंग पे आप कभी भी हाइपरटेंशन पेशेंट को लेबल नहीं करते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं पढ़ देती हूँ। ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग जो है वो नियरेस्ट टू 2 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी आपने करनी है। इसको राउंड ऑफ नहीं करना होता आपने कि अगर 122 आ रहा है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 125 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी बता दो या 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जो रिकॉर्डिंग आ रही है आपने वही बतानी है। और एक बात याद रखनी है कि जो आपके कफ होते हैं ना उसके ऊपर आपको ऑड नंबर में कोई भी नहीं नंबर मिल रहा होता, आपको जो नंबर मिल रहे होते हैं ना वो इवन नंबर में मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो कभी भी 127 या 123 इस तरह के नंबर्स नहीं बोलने हैं, या आपने इसको राउंड ऑफ करके भी नहीं 130, जो मेजरमेंट आ रही है आपने सबसे पहले वो रिकॉर्ड करनी होती है। तो नियरेस्ट टू 2 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना कि राउंड ऑफ करके 5 बढ़ा दो, 10 बढ़ा दो या राउंड ऑफ करके। उसके बाद है कि 5 मिनट्स अपार्ट आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है और प्रॉपर कफ का साइज होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस को जो है वो कवर करता हो आपका जो कफ है, ठीक है। और पेशेंट एक्सरसाइज के फौरन बात नहीं करना, एंग्जाइटी में नहीं करना। आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, आपको ट्रांजिएंट राइज इन ब्लड प्रेशर बताएगा, ठीक है। डिस्कम्फर्ट में नहीं करना। अगर ये कंडीशंस हैं पेशेंट की कि पेशेंट एक्सरसाइज करके आया है तो एटलीस्ट वेट 30 मिनट्स और 30 मिनट्स के बाद आप उनका ब्लड प्रेशर ले सकते हो। ये है सारे ब्लड प्रेशर किस तरह मेजर करना होता है आपने, ठीक है। और डिफ्लेट जब करना है ना ब्लड प्रेशर को तो कितना डिफ्लेट करते हैं, डिफ्लेट करने के लिए एटलीस्ट 2 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पर सेकंड आपने डिफ्लेट करना होता है। स्लोली डिफ्लेट करते हैं जब आपने कफ को डिफ्लेट करना है ना तो 2 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पर सेकंड आपने डिफ्लेट करना है उसको। अच्छा, देर आर 2 मेथड्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ये आउट ऑफ द थोड़ा सा इस टॉपिक से क्लिनिकली थोड़ा सा ज्यादा इसकी कोरिलेशन है जो अब मैं बताने लगी हूँ कि देर आर टू मेथड्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। एक होता है पैल्पेटरी और एक होता है ऑस्कल्टेटरी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैल्पेटरी? पैल्पेटरी मेथड की सिग्निफिकेंस क्या होती है? ओके, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। बात तो ठीक है कि सिस्टोलिक प्रेशर का उससे आपको पता चल जाता है पहले ही। पैल्पेटरी मेथड का फायदा ये होता है जो कि आज कल कोई भी नहीं परफॉर्म करता है। अगर तो पेशेंट क्रॉनिक बहुत सीवियर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, आपको नहीं पता कि आप किसका बीपी चेक कर रहे हो, हाँ ये भी पता चल जाता है बिल्कुल एग्जैक्टली। मैक्सिमम इन्फ्लेशन का पता चल जाता है कि आपने कहाँ तक उसका कफ जो है वो कहाँ तक उसको इन्फ्लेट करना है उसको। तो जब आप पैल्पेटरी से करते हो ना तो सिस्टोलिक आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो पैल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी में फर्क ये होता है कि आपको 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी की ना रिकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि पैल्पेटरी थोड़ी सी कम बताती है 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, और जो ऑस्कल्टेटरी मेथड है वो सिस्टोलिक थोड़ा सा 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी ज्यादा बताएगी। तो लेस एक्यूरेट है पैल्पेटरी, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि पेशेंट में आपने सिस्टोलिक या इन्फ्लेट कितना करना है। तो इसलिए आप पहले पैल्पेटरी मेथड करते हो, फिर उसके बाद ऑस्कल्टेटरी मेथड करते हो। और ऑस्कल्टेटरी मेथड से आप पहले आपने पैल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देख लिया, आपको पता चल गया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस पेशेंट का है 130, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर आपने ऑस्कल्टेटरी मेथड से थोड़ा सा 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी रेज करना है और फिर उसके बाद डिफ्लेट करके आपने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देख लेना है। एक और इसका फायदा होता है, जो सीवियर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं ना उनमें एक साइलेंट गैप आ रहा होता है क्रोटोकोफ साउंड्स के अंदर, ठीक है। तो समटाइम्स वो साइलेंट गैप हमें ये लगता है कि यहाँ पर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ चुका है, तो आपने उस साइलेंट गैप को अवॉइड करने के लिए पहले पैल्पेटरी मेथड लाजमी करना है। अगर आपको वार्ड टेस्ट में या कहीं पे भी कमांड आती है ना कि चेक द ब्लड प्रेशर, तो वो यही देखना चाह रहे हैं कि आप पहले पैल्पेटरी मेथड करते हो कि नहीं, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको वो आप
लाजमी कहना है, अगर वो नहीं करवाना चाहेंगे तो आपको खुद बताएंगे कि पैल्पेटरी नहीं करो, डायरेक्ट ऑस्कल्टेटरी पे जाओ, लेकिन पहले लाजमी पैल्पेटरी मेथड परफॉर्म करो, फिर उसके बाद आपने ऑस्कल्टेटरी पे जाना है, ये इसका प्रोटोकॉल है। फिर एक बात इसके अंदर ये है कि देयर इज अ टर्म नोन एज वाइट कोट हाइपरटेंशन, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ को वाइट कोट की वजह से या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ट्रांजिएंट रेज कर जाता है, ठीक है। तो इन पेशेंट्स को आप ये एडवाइस करते हो कि या तो ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स करें या ये होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करें, ठीक है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट क्या होती है? एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ये होती है कि एक डिवाइस होता है, ऑटोमेटेड डिवाइस होता है, आप वो अटैच करते हो पेशेंट के साथ और वो 24 to 48 आवर्स तक की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको उससे एक डेफिनेटिव रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। एक ये तरीका होता है कि कंटिन्यूसली 24 to 48 आवर्स तक रिकॉर्डिंग मिल जाए आपको। दूसरा तरीका ये होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, उससे ये अवॉइड हो जाता है कि वाइट कोट हाइपरटेंशन नहीं होती, पेशेंट रिलैक्स एनवायरनमेंट में जो है ब्लड प्रेशर चेक करवा लेता है। लेकिन उसका ये नुकसान होता है कि हमारे पास एक्यूरेट डिवाइसेस नहीं होते, सेमी ऑटोमेटेड डिवाइसेस होते हैं और वो इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते। ये हो गया कि आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपने 2 रीडिंग्स पे बताना है और कैसे कैसे डिफ्लेट करना है, ये वो सारा। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें आपने यूरिन एनालिसिस कराना है, प्रोटीन ग्लूकोज मेजरमेंट करनी है, ब्लड यूरिया, रीनल फंक्शन टेस्ट कराने हैं पेशेंट के किडनी का फंक्शन देखने के लिए, और लिपिड प्रोफाइल कराना है, HDL, LDL और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, थायराइड फंक्शन कराने में भी पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस हो, और ECG करानी है टू रूल आउट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब हमने पढ़ी थी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉजेज। अब जब आपको इसमें से सारा कुछ ये क्लियर मिलता है ना, इसमें कुछ भी नहीं आप एक्सक्लूड कर पाते हो, ये सारी चीजें नॉर्मल आती हैं, तो फिर आपने उनके ऊपर जाना होता है। वो ये है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपरटेंशन, दैट इज बॉक्स नंबर 16.69। इसमें सबसे पहले जो आपने चीज लिखनी है ना, वो है मोस्ट कॉमन कॉज की। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो आप उसका रीनल अल्ट्रासाउंड कराओगे या रीनल एंजियोग्राफी कराओगे, ठीक है। दीज थिंग्स, रीनल अल्ट्रासाउंड, और बाकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कार्डियोमैगेली, हार्ट फेलियर या कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा देखने के लिए चेस्ट एक्सरे कराओगे। रिब नॉचिंग मिलती है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में, रिब नॉचिंग, ठीक है। एम्बुलेटरी बीपी रिकॉर्डिंग और टू असेस वाइट कोट हाइपरटेंशन, इकोकार्डियोग्राम टू डिटेक्ट वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कैटेकोलामीन्स करानी है फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, कॉर्टिसोल के लेवल चेक कराने हैं कुशिंग सिंड्रोम के लिए, रेनिन एक्टिविटी करानी है हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कॉजेज में क्या जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग मिलती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडरी कॉजेज को रूल आउट करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी है हाइपरटेंशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि एल्गोरिथम क्या है, कि कैसे हमने पेशेंट को, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, पेज नंबर 512 पे, ये कभी यूक्यू में भी नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या एल्गोरिथम है, कि कैसे मैनेज करना है पेशेंट को। जो ट्रीटमेंट है ना, वो एक यूक्यू है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर हम आते हैं इसके बाद, लेकिन ये पहले देख लो। पेज नंबर अपनी बुक पे बेशक खोलो, अगर यहाँ से आप लोगों को जूम आउट या जूम इन का इशू हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपका क्लिनिक में ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से लेस है, तो इट मींस कि ये नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात से ये चीज क्लियर हो गई, तो कि यहाँ पर हम 140 और 90 से ज्यादा पे लेबल कर रहे हैं ब्लड प्रेशर रेज्ड ब्लड प्रेशर को 140/90 से ज्यादा हो तो फिर हम लेबल कर रहे हैं। और फिर हम उस पेशेंट को लेबल ये एडवाइस करते हैं कि चेक करता रहे अपना ब्लड प्रेशर आफ्टर, ये जो हम लाइन है ये फॉलो कर रहे हैं कि आफ्टर एवरी 5 years जो है वो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करता रहे या मेजर करता रहे। फिर उसके बाद है कि अगर तो ये नॉर्मोटेंसिव पेशेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है तो उसको हम ऑफर करेंगे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि एम्बुलेटरी में उसका कितना आया है। अगर लेस देन 135/85 आया है तो वो नॉर्मोटेंसिव है। अगर उसमें मोर देन 135/85 आया तो वो स्टेज 1 की हाइपरटेंशन है। और अगर उस 150 और 95 से ज्यादा आया है तो दैट इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन। जो स्टेज
2 की हाइपरटेंशन है ना, उसमें तो आपने हाइपरटेंसिव ड्रग ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट करा देनी है पेशेंट को। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में देखना है कि एंड ऑर्गन या टारगेट ऑर्गन डैमेज क्या है। व्हाट इज टारगेट ऑर्गन डैमेज या एंड ऑर्गन डैमेज? इसमें हम कौन कौन से हाइपरटेंशन में कौन से टारगेट ऑर्गन डैमेज होते हैं या कौन से एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं? इसमें हमारे पास रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, यस एग्जैक्टली, आई, किडनीज, यस एग्जैक्टली, और इंसेफेलोपैथी, ब्रेन। ये 3 चीजें हम एंड ऑर्गन या टारगेट ऑर्गन डैमेज देखते हैं, ठीक है। और टारगेट ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन में, तो उसको भी ड्रग ट्रीटमेंट आपने एडवाइज कर देनी है। और अगर तो नहीं है टारगेट ऑर्गन डैमेज, तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और उसके बाद एजुकेट करेंगे पेशेंट को, और अगर उससे भी नहीं आता है तो फिर हमें ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है इसके अंदर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम फौरन से ही किसी को ड्रग ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करा देते हैं। सबसे पहले हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं, ठीक है। अच्छा, दो एमसीक्यूज हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे आते हैं। 2 एमसीक्यू पॉइंट्स हैं कि अगर एक पेशेंट मतलब कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, पेशेंट को कोई और डिजीज नहीं है, सिर्फ हाइपरटेंशन है, तो उसका टारगेट ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो उसका टारगेट ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी है, लाइक डायबिटिक है पेशेंट, तो उसका ब्लड प्रेशर 130/80 होना चाहिए। उसका मेंटेन आपने इतना करना है, मतलब इतना आपका टारगेट है मेंटेन करने का। नॉर्मली 140/90, और जो डायबिटिक पेशेंट है उसका 130/80। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या क्या करेंगे पेशेंट के अंदर? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले आता है सोडियम कंट्रोल, ठीक है। डेली 5 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम इनटेक नहीं करना है, सबसे पहले तो ये है, ठीक है। और जो फिर आता है अपना डायबिटिक का कंट्रोल, फिर लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करना, ठीक है। जो उसकी आगे कोमॉर्बिडिटीज है उनको कंट्रोल करना, उनका स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करेगा। एक्सरसाइज, ओबेसिटी को कंट्रोल करना, ठीक है, और स्मोकिंग को अवॉइड करना, ये सारी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर इनसे भी कंट्रोल नहीं होता है या स्टेज 2 पे हाइपरटेंशन चली गई है, तो फिर हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट बचता है, दैट इज ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम चलते हैं कि ड्रग कौन से ड्रग्स किन को देने हैं, और उसके बाद हम आते हैं कि इन ड्रग्स में अगर कोई स्पेसिफिसिटी है जिसके ऊपर कोई एमसीक्यू बन सकता है, तो फिर हम उसके ऊपर आते हैं। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 515 पे। देयर इज अ फिगर, sorry, there is a figure number 16.79, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉम्बिनेशंस। स्क्रीन शो हो रही है ना? ये खोलो, ये है सारा, जिससे आपका एमसीक्यू का पता चलेगा कि किस पेशेंट को क्या आपने ड्रग देना है या किस पेशेंट को कौन सी ड्रग नहीं देनी है, ये सारा आपका बताएगा। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। इसके अंदर ये है, 2 चीजें हैं, बस 2 चीजों से याद रखो। अगर हमने 2 तरह के पेशेंट्स पे डिवाइड कर दिया है, पेशेंट की एज अगर लेस देन 55 ईयर्स है और पेशेंट की एज अगर मोर देन 55 ईयर्स है, इस तरह से डिवाइड कर दिया है। अगर तो पेशेंट की, पहले हम चल रहे हैं लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट्स में, दिस वन। अगर तो पेशेंट की एज लेस देन 55 ईयर्स है, तो स्टेप 1 उसको स्टार्ट कराना है आपने एस इनहिबिटर्स। ए है एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, ठीक है। एस इनहिबिटर्स आपने एज लेस देन 55 पे स्टार्ट कराने हैं। और अगर एस इनहिबिटर, अभी हम स्टेप 1 पे ही हैं, और अगर एस इनहिबिटर्स से नहीं फायदा हो रहा है या एस इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हमने कौन से ड्रग पे जाना होता है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे। कौन सा ऐसा साइड इफेक्ट होता है एस इनहिबिटर्स का जिसकी वजह से हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे जाते हैं? यस एग्जैक्टली, कफ, ड्राई कफ जो है, यस एग्जैक्टली। तो एंजियो, अभी हम स्टेप 1 पे ही हैं, पहले हमने एस इनहिबिटर्स दिए और उसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। फिर हम स्टेप 2 पे चले गए हैं, अभी भी हम एज लेस देन 55 पे ही हैं। स्टेप 2 में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से भी फायदा नहीं हो रहा, कोई उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, ना एस इनहिबिटर से हो रहा था, तो हमने सी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
तो हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐड कर देने हैं उसके अंदर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हम लॉडिपीन पढ़ा है, हमने निमोडिपीन पढ़ा है और विरापामिल पढ़ा है, डेल्टाइज्म पढ़ा है, ये ऐड कर देने हमने। इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो देन देयर इज एन अदर ऑप्शन डी व्हिच इज थायाजाइड डायूरेटिक। डी इज डायूरेटिक, तो हमने पेशेंट को थायाजाइड डायूरेटिक्स ऐड कर देने हैं। यहाँ पर एक बात ये याद रखनी है कि जो थायाजाइड डायूरेटिक्स है ना, उनके आगे बहुत ज्यादा जनरेशन आ चुकी हैं, तो जो न्यूअर जनरेशन ड्रग्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंट्रोल फॉर हाइपरटेंशन, लाइक बेंड्रोफ्लूमाथायाजाइड। ठीक है, जैसे हम पहले पुराने ड्रग्स में पढ़ते थे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितने बेंड्रोफ्लूमाथायाजाइड और अदर न्यू जनरेशन ड्रग्स जो हैं वो इफेक्टिव होते हैं। तो ये A+C+D3 जो डायूरेटिक्स हैं, इनका पूरा अब ऐसे है कि आपको एक सिंगल टेबलेट में ये तीनों ड्रग्स मिल जाते हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन भी आता है। ये यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं अगर तो एज 55 से ज्यादा है, तो अगर तो एज 55 से ज्यादा है तो फिर क्या करना है? स्टार्ट ही हमने सी से करना है। अब हमने एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से स्टार्ट नहीं करना, अब हमने स्टार्ट करना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से स्टार्ट करना है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बाद इससे नहीं फायदा हो रहा, फिर हमने पेशेंट को एस इनहिबिटर ऐड करना है A+C, और फिर वही स्टेप 3 में दोनों के अंदर सेम है A+C+D3, बस स्टार्ट डिफरेंट है। जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से स्टार्ट करते हैं, जो लेस देन 55 ईयर हैं, जो मिडिल एज के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हम एंजियोटेंसिन या कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर से या ARB से स्टार्ट करते हैं। ये चीज बस याद रखनी है। लास्ट पे ये है, अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है या रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन है जो कि किसी भी ड्रग से ट्रीट नहीं हो रही है, तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं बीटा ब्लॉकर या कोई फर्दर डायूरेटिक लाइक स्पाइरोनोलेक्टोन। तो अब आप ये देखो कि हमने कहीं पे भी बीटा ब्लॉकर की तो बात ही नहीं की। ठीक है, तो ये बस याद रखना है कि हमने जो एस इनहिबिटर यंग में या मिडिल एज में और ओल्ड के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और फिर एक एक ड्रग ऐड करते जाना है। बस यही चीज थी इसके अंदर जो सारा ड्रग्स का खुलासा है। अब ये टेबल नंबर 16.72 जो है ना, इसमें से कुछ चीजें अंडरलाइन कर लो, इसमें से MCQ बनते हैं। टेबल नंबर 16.2 जो है कि कौन सी क्लास ऑफ ड्रग को यूज करना है हाइपरटेंशन में किस कोमॉर्बिडिटी के साथ। ठीक है, मतलब अगर किसी हाइपरटेंसिव कंडीशन के साथ ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर आपने कौन कौन से ड्रग्स ऐड करने हैं। अगर पेशेंट को साथ में BPH है तो फिर आपने अल्फा ब्लॉकर्स ऐड करना है जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सिंग कराएंगे, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर को रिलैक्स करा देंगे। ठीक है, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। एस इनहिबिटर्स हमने पढ़ लिया है कि अगर पेशेंट को, अच्छा हाँ, अगर ये MCQ आता है कि अगर एक पेशेंट डायबिटिक है तो फिर आपने क्या यूज करना है, और साथ में हाइपरटेंशन है उसको, तो फिर आपने एस इनहिबिटर्स यूज करना है। तो इसमें ये जो टाइप 1 डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ना, ये एक इसकी MCQ वाली इंडिकेशन है जो पूछी जाती है। इसी तरह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में भी ऑलमोस्ट यही है, अगर एस इनहिबिटर्स को इंटॉलरेंस हो गई है तो आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज कर सकते हो। बीटा ब्लॉकर्स किन में यूज करना है? जिन पेशेंट को एंजाइना हो या MI हो, पोस्ट MI और एंजाइना आप बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हो हाइपरटेंशन के साथ, क्योंकि वो एंजाइना है पेशेंट को तो वो लोड को कम करेंगे, कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करेंगे, डिमांड को कम करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ओल्डर पेशेंट्स में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और ये है डायहाइड्रोपायरिडीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के रेट लिमिटिंग कौन से हैं? विरापामिल और डिल्टाइज्म। अगर पेशेंट को एंजाइना है तो उनके अंदर यूज कर सकते हो। थायाजाइड का भी हमने पढ़ लिया है कि ये भी ओल्डर पेशेंट्स में। और एक चीज है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की कोई नॉन कॉज नहीं है, ठीक है, या उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है अंडरलाइन, लेकिन अगर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन रन कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और थायाजाइड डायूरेटिक विल हेल्प। आइसोलेटेड हाइपरटेंशन में बस ये दो चीजें याद रखनी है कि उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि ओल्ड के अंदर हम दे रहे थे ना, थायाजाइड डायूरेटिक, वो हेल्प करेंगे। ये है अब रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। व्हाट इज रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन?
इसमें से जो एमसीक्यू बनता है ना, या उसमें से जो पूछा जाता है सवाल, वो पहले मैं बता देती हूँ। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन ये है कि जो मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट्स को की वजह से भी एडिक्वेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या रीजन हो सकती है इसके रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन की? मोस्ट कॉमन रीजन इज नॉन एडहेरेंस टू ड्रग थेरेपी, ठीक है। और इसमें हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि स्पाइरोनोलेक्टोन कोई और डायूरेटिक ऐड कर दो या कोई बीटा ब्लॉकर ऐड कर दो, तो स्पाइरोनोलेक्टोन ऐड कर सकते हैं या बीटा ब्लॉकर ऐड कर सकते हैं इन पेशेंट्स के लिए। और फिर उसके बाद है व्हाट इज मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसके बारे में ये चीज याद रखो कि मलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज एन ऑब्सोलीट टर्म। अब नहीं ये टर्म यूज होती है, अब जो टर्म यूज होती है वो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी यूज होती हैं। ये हमारी बुक में मेंशन नहीं की हुई है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी। ये अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो ना, तो मैं बोलती हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होता है? रेज्ड ब्लड प्रेशर। कितना रेज्ड ब्लड प्रेशर? मोर देन 180 बाय 120। 180 सिस्टोलिक, 120 डायस्टोलिक। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी की बता रही हूँ कि मोर देन 180 बाय 120 ब्लड प्रेशर हो विदाउट टारगेट ऑर्गन डैमेज, तो दैट इज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ठीक है। एंड व्हाट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी? सेम यही है, लेकिन विद टारगेट ऑर्गन डैमेज, मतलब विद रीनल फेलियर या विद रेटिनोपैथी या विद इनकेफेलोपैथी या एंसेफेलोपैथी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी। दोनों की डेफिनेशन हो गई। दोनों में से अब ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी में से ट्रीट किसको सबसे पहली बेस पे करना है, या किसमें आपने अग्रेसिव ट्रीटमेंट देना है, किसमें आपने आईवी ट्रीटमेंट देना है। तो जो इमरजेंसी है ना, उसके अंदर आपने आईवी ट्रीटमेंट्स देने हैं पेशेंट को, ठीक है। और जो अर्जेंसी है ना, उसके अंदर आप ओरली उसको ट्रीट कर सकते हो पेशेंट को। बस ये दो बातें हैं जो अर्जेंसी और इमरजेंसी के बारे में याद रखनी है। एक विद टारगेट ऑर्गन डैमेज, एक विदाउट टारगेट ऑर्गन डैमेज है। जो एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन है ना, दैट इज सेम, लेकिन ये टर्म ऑब्सोलीट हो चुकी है। नॉन एडहेरेंस टू ड्रग थेरेपी का मतलब है कि पेशेंट को हमने प्रिस्क्राइब किया है कि आपने ये मॉर्निंग में डेली ड्रग लेनी है, और पेशेंट वो डेली नहीं ले रहा है, नॉन कंप्लायंट है पेशेंट, वो एक दिन छोड़ रहा है, वो हफ्ता छोड़ रहा है, वो अपनी दवाई टाइम पे नहीं ले रहा है, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। किस तरह कंट्रोल होगी फिर बता रही हूँ, वो भी बताती हूँ। वो अभी अब हम पढ़ते हैं इमरजेंसी में कैसे ट्रीट करना है। इमरजेंसी में हमने आईवी ट्रीटमेंट्स देने होते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड, आईवी नाइट्रोप्रोसाइड, आईवी लेबिटालोल, मिथाइल डोपा, ये ड्रग्स देने होते हैं। ये हमारी बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन ये मैं आपको ग्रुप में इन दोनों का ट्रीटमेंट भेजूंगी। यस एग्जैक्टली, वो बताती हूँ वो किसमें मैनिटोल भी देना होता है। पहले हम बात करते हैं कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है, ये अब बहुत पुरानी टर्म है, अब नहीं यूज होती है, अब सिर्फ अर्जेंसी और इमरजेंसी की टर्म्स यूज होती हैं। लेकिन व्हाट इज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी सेम यही है कि डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ हाई बीपी। अब यहाँ पे जो हाई बीपी है ना, वो ये याद रखना है कि 220 बाय 130 से ज्यादा, दैट इज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। 220 130 से ज्यादा, और साथ एंड ऑर्गन डैमेज है। एंड ऑर्गन में रेटिनोपैथी, रीनल डिसफंक्शन और हेपेटिक इनकैफ ये आ रही है, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अच्छा, अब इसमें ना दो बातें हैं ट्रीटमेंट पे, जो आप लोग पूछ रहे हो ना, इमरजेंसी और अर्जेंसी में कैसे ट्रीट करना है। जो हमारी बुक में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में बताया गया है ना, 2-3 प्रिंसिपल्स हैं उसके, वो ये हैं कि आपने लोअरिंग, आपने जो बीपी को कम करना है ना या लोअर करना है, वो आपने रैपिडली नहीं करना या क्विकली नहीं करना है, क्योंकि जो ऑटो रेगुलेशन ऑल्टर हुई होती है आपकी, या टिश्यू परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हुई होती है, ठीक है, वो और कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो आपने उसको क्विकली लोअर नहीं करना होता है, आप उसको विद इन 24 to 48 आवर्स के पीरियड में लोअर करोगे तो पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू क्विकली लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। एक प्रिंसिपल ये है, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप पहले तो पारेंटरल थेरेपी या जो आईवी ड्रग ट्रीटमेंट है उसको मोस्ट पेशेंट्स में अवॉइड करते हो, लेकिन कुछ पेशेंट्स में आपको देने पड़ जाते हैं। वो कौन से आईवी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप देते हो?
लबीटालोल है जो अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स दोनों है। नाइट्रेट्स यूज करते हो, हाइड्रोलाजीन यूज करते हो पेशेंट के अंदर, और नाइट्रोप्रोसाइड यूज करते हो। ये है इमरजेंसी में जो अब जो हमारा न्यूअर बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है ना, जैसे अगर आप लोग देखो यूएसएमएलई फर्स्ट एड के अंदर रेफरेंस में देती हूँ, उसके अंदर देखो, या स्टेप अप के अंदर देखो, तो उसके अंदर उन्होंने इमरजेंसी और अर्जेंसी के टर्म्स को मे बी एक्सप्लेन किया हो, तो उसके अंदर उन्होंने ये बात बताई हुई है। लेकिन जो हमारे लिए जो एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी विच इज विदाउट टारगेट ऑर्गन डैमेज, और इमरजेंसी विच इज विद टारगेट ऑर्गन डैमेज। ये सारी ड्रग्स तो हमने पढ़ ली, थायराइड, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये साथ में इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट को अंडरलाइन कोई कॉज है लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो आपने एस्प्रिन, स्टैटिन्स ये ऐड कर देने हैं। ये दो चीजें जो हैं अलग से बताई हुई हैं। एस्प्रिन और स्टैटिन्स जो हम हर किसी के अंदर ऑलमोस्ट ऐड कर रहे थे, पीछे कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी हमने ऐड किया था। अच्छा, अगर ये चीज हो गई है तो इसके अलावा मैंने एक चीज दिखानी है आपको, मुझे 2 मिनट दो, मैं वो चीज दिखाती हूँ।